नमस्कार दोस्तों। आज का अपना जो विषय है वो है योग के माध्यम से कब्ज और पाइल्स का उपचार। अब कब्ज किसी भी व्यक्ति को हो सकता है और अगर कब्ज लगातार बना रहता है तो पाइल्स का रूप धारण कर लेता है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है हमारे देश में, जहाँ पर मिर्च मसाला तला गला ज़्यादा खाने की आदत है, तो यहाँ पर पाइल्स के मरीज बहुत ज़्यादा हैं। अब कैसे कब्ज को ठीक किया जाए? पहले तो कब्ज को ठीक करना होगा। अगर लगातार आपने कब्ज को ठीक कर लिया तो आपको पाइल्स होगा नहीं। और अगर आपको पाइल्स भी है और आपका अगर पेट अच्छे से साफ होता है तो धीरे 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 ऐसी प्रोसेस होती रहेगी, लगातार आपका पेट अच्छा साफ होता रहेगा तो आप पाइल्स से मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि पाइल्स होता क्यों है? जब हम मल त्याग करते समय अधिक जोर लगाते हैं। जब हमको कब्ज हो गया, अब पेट साफ हो नहीं रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है? अधिक जोर लगाता है। उस जोर के कारण क्या होता है कि जो मल त्याग का जो गुदा द्वार हमारा होता है उसके आसपास की नसों में सूजन आ जाती है और आने वाले समय में धीरे धीरे फिर वहाँ पर जो रक्त निकलने लगता है, ब्लडिंग होने लगती है और अनेक तरह की समस्याएं, जटिल समस्या, फिर बाद में वो नसें जो होती है, जो फूल जाती है, वो बाहर भी आ जाती है, तो मस्से का रूप धारण कर लेती है। तो इसकी सबकी शुरुआत कहाँ से होती है? कब्ज से। अगर लगातार कब्ज बना हुआ है, अगर पेट के अंदर आपका जो पेट साफ नहीं हो रहा है, आपका जो आपने भोजन किया है वो आपके शरीर को उसका पोषण भी नहीं मिलेगा, और अगर आपको कब्ज हो गया तो आपको लगातार कुछ ना कुछ परेशानियां, आपके आपके सुबह की दैनिक दिनचर्या ही बिगड़ जाएगी। क्योंकि सुबह की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो हमारे मल त्याग करने से होती है। अगर उसमें ही आपका वहां पर ही संघर्ष करना पड़ रहा है तो पूरा दिन आप परेशान रहेंगे। तो कैसे हम इसको ठीक करते हैं? योग के माध्यम से उसको, अच्छा नॉर्मल भी किसी को कब्ज हो गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए लघु संघ प्रक्षालन की विधि है। कैसे उसका उपयोग करना है मैं आपको बता रहा हूं कि इसका उपयोग एक होता है कि लघु संघ प्रक्षालन में हम नमक का उपयोग करें, तो उसका प्रयोग हम सप्ताह में एक बार कर सकते हैं या महीने में एक दो बार कर सकते हैं। लेकिन डेली रूटीन में अगर आपको कब्ज रहता है और आपको चूर्ण लेने पड़ते हैं, दवा लेनी पड़ती है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो केवल आपको जब मल त्याग करना उसके 15 मिनट पहले की मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। 15 मिनट आपके लगेंगे। 15 मिनट अगर आपने लघु संघ प्रक्षालन की विधि कर ली, और एक ऐसी लघु संघ प्रक्षालन की जो विधि है उसके अंदर नमक का उपयोग करते हैं, लेकिन नमक का उपयोग हम सप्ताह में एक बार करें या महीने में एक दो बार करें। लेकिन जो मैं आपको लघु संघ प्रक्षालन बताने जा रहा हूँ उसका उपयोग आप डेली रूटीन में रोज कर सकते हैं। तो कैसे इसका उपयोग करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 2 लीटर गर्म पानी करना है। 2 लीटर हमने पानी गर्म किया, उसको हमने एक जग में ले लिया। उसके बाद उसके 2 गिलास पानी को हमने, कैसे हमको पीना है, पीने के लिए हमको बैठना पड़ेगा। इस तरह से हमको बैठना है। ये प्रोसेस हमारी बैठने की होगी। रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए। ये हमने गिलास लिया, गिलास से एक बार पानी पिया, पूरा 1 गिलास पानी पिया, गर्म गुनगुना पानी। फिर दूसरा गिलास हमने पानी पी लिया। इस तरह से हमने 2 गिलास पानी पिया। अब बाकी पानी अभी हमारे पास रखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। लघु संघ प्रक्षालन के लिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, रेगुलर हमको नमक डालकर पानी नहीं पीना है। कभी कभी ही हमको, जो सप्ताह में 7 दिन में रविवार को नमक डालकर, 1 चम्मच नमक डालकर अपने पानी पी लिया। सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपन महीने में 1-2 बार या अपन 3-4 बार इसको कर सकते हैं। रेगुलर नमक डालकर नहीं पीना है। रेगुलर आपको क्या करना है? गर्म पानी को 2 गिलास गर्म पानी पहले बैठ के आपने पिया, फिर रेगुलर कुछ आसन करने के बाद 2 गिलास पिया। इस तरह से 2 लीटर पानी को हमको खत्म करना है। तो आइए सबसे पहले हम पैरों की पोजीशन देख लेते हैं। पहले पैरों को सीधा रखेंगे, पंजों को साइड नहीं करना है, एकदम सीधा रखना है। उसके बाद ताड़ासन की पोजीशन। ये ताड़ासन की पोजीशन में हमारे हाथ एकदम कान के पास। अब इस पोजीशन में हमने पहले पानी पी रखा है। अब उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, ये हम साइड गए, एकदम साइड में हमको जाना है। इससे हमारी आंतों की मसाज होगी, और आंतों की मसाज जितनी अच्छी होगी, क्योंकि हमने पानी भी पी रखा है, तो अपशिष्ट पदार्थ जितने भी हैं वो मल द्वार तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमारी आंतों पर पानी भी हमने पी रखा है और तिर्यक ताड़ासन भी कर रहे हैं। हम साइड में जा रहे हैं और धीरे धीरे हमको इसको करना है। पहले 20 के सेट में करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 50 तक हम ले जा सकते हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना है? अब इसके बाद आराम से हमको बैठ जाना है। फिर आराम, जो हमारे पास 2 गिलास पानी रखा हुआ है, 2 लीटर पानी में फिर हमारा जो कुनकुना पानी उसको फिर पीना है। फिर हम वापस खड़े हो जाएंगे। अब फिर ताड़ासन की पोजीशन हमने बनाई, और ये धीरे धीरे हमको पंजे के बल
ऐसा लंबा चलना है। मैं मेट के कारण आपको अभी थोड़ा कम चल के बता रहा हूँ। आप जितना भी आपका हिस्सा है जहाँ तक आप जा सकते हैं, एक लंबा राउंड आप लगा सकते हैं। पंजे के बल, ताड़ासन की पोजीशन, गर्दन सामने, गर्दन झुकाना नहीं है और दोनों हाथों को कान के पास लगा कर रखना है। इस तरह से आपको शुरुआत में 20-25 कदम, फिर धीरे धीरे 50 कदम, फिर 100 कदम तक आप जा सकते हैं। पानी पीने के बाद फिर वापस से हम बैठे। अब हमारे पास जो पानी है उसको वापस से हमने पिया, 2 गिलास फिर गर्म पानी हमने पी लिया। अब फिर हम खड़े होंगे। अब खड़े होने के बाद तिर्यक ताड़ासन की पोजीशन हो गई है हमारी। अब कटी चक्रासन की पोजीशन में दोनों हाथ सामने, लेफ्ट हैंड हमारा पेट के ऊपर गया, राइट हैंड हमारा शोल्डर के ऊपर आया और गर्दन से हम अपोजिट डायरेक्शन की एड़ी को देख रहे हैं। सेम पोजीशन दोनों दिशा में हमको करते हुए धीरे धीरे जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन की एड़ी है उसको देखने का प्रयास करेंगे ऊपर से, इस तरह से। और इसमें क्या होगा कि आपके पेट पर एक पूरा मरोड़ होगा जब हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो उसको शुरुआत में अभी 20-20 तक आपको करना है, फिर बाद में इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 50 से 60 तक जा सकते हैं। ये आपको कटी चक्रासन का पोजीशन है। इससे आपने जो पानी पिया हुआ है उसके कारण और आपका जितना भी पाचन में दिक्कत आ रही है उसका समाधान होगा। अब इसके बाद हम फिर पैरों को सीधा रख लेंगे, अर्ध कटी चक्रासन। धीरे धीरे हाथों के साथ दूसरा हाथ हमारा घुटने तक आएगा, ऊपर वाला हाथ कान तक आएगा, नीचे वाले हाथ को घुटने तक ले जाने की कोशिश। हाथों के ऊपर इससे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लगातार चलायमान हमको धीरे धीरे हाथों को ले जाना है। नीचे हम हाथ को ले जाएंगे तो उसको घुटने तक और ऊपर के हाथ को कान के पास लगा के रखना है, कान के पास लगाकर। अब हमको उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने पूरा जो पोजीशन है इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपके हाथ में दिक्कत है तो आप नीचे नीचे भी हाथों को चला सकते हैं। आप अपना हर बार में हाथ को घुटने तक लाने का कोशिश करेंगे। अब फिर हम नीचे भुजंगासन की पोजीशन में जाएंगे। दोनों अंगूठों को पास पास कर लेंगे, एड़ियाँ दूर दूर और चेस्ट के पास में हाथ रखे हुए, ये भुजंगासन की पोजीशन। और तिर्यक भुजंगासन करते हुए एड़ी को देखते हुए अपोजिट डायरेक्शन से घूमते हुए और हम हमारी एड़ियों को देखेंगे लगातार। इस तरह एड़ियों को देखेंगे और धीरे धीरे संतुलन के साथ। अगर आपको बैक पेन रहता है, कोई समस्या है, तो योग गुरु की देखरेख में ही इसको करना है। इसके बाद हम रिलैक्स होकर बैठेंगे। अब उदर घर्षण आसन करेंगे हम, पोजीशन हमारी पैरों की। अब हमारा जो पैर है, राइट पैर है और लेफ्ट पैर है, तो उसको हाथ घुटने लगाकर घुटने से थाई से प्रेशर डालकर, ये थाई से हम प्रेशर डालकर पेट को दबा रहे हैं इस तरह से। और इससे क्या होगा कि हमको एकदम सीधा बैठना है, बस हल्का सा झुके हुए हैं हम, केवल रीढ़ की हड्डी को नहीं झुकाना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और पैरों को, थाई को घुमाते हुए इस तरह से घुमाना है कि हमारे पेट पर थाई का पूरा प्रेशर बने और वहाँ से जो हमारा जितना भी अपशिष्ट पदार्थ दांतों में होगा, जितना भी फंसा होगा, वो सारा पदार्थ नीचे की ओर जाने लगेगा। पानी हमने पिया हुआ है सारे आसन करने के बाद। अब आप रिलैक्स हो जाएं। अब हम कुछ योगासन देखते हैं जो हमको पाचन में बड़ी मदद करेंगे। पहला आसन पादहस्तासन, दोनों हाथ ऊपर, छत को देखते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए डाउन आएंगे, छत को देखते रहेंगे। अब सामने देखेंगे, हाथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे और उसके बाद हमारे पैरों की उंगलियों के नीचे हाथों को ले जाते हुए यहाँ पर हमको कम से कम 2 मिनट तक रुकना है। प्रतीकात्मक अभी मैं आपको बता रहा हूँ करके। और अपने जो रीढ़ की हड्डी उसको सीधा रखना है, उसको मोड़ना नहीं है। हम खड़े हो जाएंगे। हमारा जो दूसरा पोजीशन साइड से इसको देख लेते हैं, पादहस्तासन को। दोनों हाथ ऊपर गए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। छत को देखते हुए जब हम नीचे आते हैं तो रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहती है। हमारी नज़रें सामने, हाथ धीरे धीरे डाउन और आखिरी में हमारे पैरों के नीचे हाथ को लेकर। ध्यान रखना है कि अभी शुरुआत में अगर आपके हाथ पैरों तक नहीं जाते हैं तो जहाँ तक जाते हैं नियमित अभ्यास करिए।
योग अभ्यास का विषय है। नियमित अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके आसन होने लगेंगे। इस तरह से आपके हाथ जहाँ तक जाते हैं, बीच में रहते हैं तो यहाँ तक, और अगर पूरे नीचे जा सकते हैं तो बहुत अच्छा। घुटने को सीधा रखना है, घुटना इसमें मोड़ना हमको बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का विशेष हमको ध्यान रखना है। प्रत्येक आसन के बीच में 10 सेकंड का गैप रखना है। जब आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ ज़्यादा थक रहे हैं तो आप बीच में रुक सकते हैं। अब हम करेंगे मलासन। दोनों पैरों को सामने रखते हुए पंजे हमारे थोड़े से साइड हो जाएंगे और एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी। ऐसे सीधे के सीधे हमको बैठना है, झुक के नहीं बैठना है, एकदम सीधा बैठना है, ऐसा झुक के नहीं बैठना है। सीधे हम डाउन आ गए, हाथ जुड़े हुए हैं और दोनों हाथ घुटने के एल्बो जो है घुटने से टच करेगी और इस तरह से हम एल्बो से घुटनों को दूर दूर करेंगे। एकदम सीधी पोजीशन, रीढ़ की हड्डी एकदम हमारी सीधी, गर्दन हमारी एकदम सामने की ओर। मलासन की पोजीशन बहुत लाभदायक है पाचन में, इसका ध्यान रखना है हमको। और जब हम शौचालय में जाते हैं तो वहाँ भी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी और हमारी पोजीशन बिल्कुल मलासन जैसी होनी चाहिए। अभी हमने आसन किया हुआ था, इसमें हाथ हमारे जुड़े हुए हैं, एल्बो से हम घुटनों को दूर दूर कर रहे हैं। उदर प्रदेश में रक्त का संचार बढ़ेगा और इस पोजीशन को भी कम से कम आपको 1.5 मिनट तक होल्ड करना है लगातार। इसके अभ्यास से आप जिसे बैठने में इनको दिक्कत आती है, इनके घुटने में दिक्कत है, उनको ये नहीं करना है। इसके बाद अगली क्रिया, अब हमारे पैरों को तो हमने थोड़ा दूर दूर किया और इसके बाद हम कर रहे हैं पर्वत आसन की पोजीशन। हम नीचे से भी जा सकते हैं। नीचे हमने घुटनों को आराम से ज़मीन से लगा दिया, हाथों को एक दूसरे के समानांतर रखा और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख के सिर से हमने अंदर की ओर गए और आँखों से नाभि को देख रहे हैं। इसे पंजे के बल हमको ऊपर नहीं आना है, पंजे हमारे बिल्कुल नीचे, घुटने हमारे एकदम सीधे और हमको नाभि को देखना है। इस तरह पर्वत आसन की पोजीशन, माउंटेन पोज। इस पोजीशन में आराम से रिलैक्स होंगे। शुरुआत में इसका अभ्यास 30 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम इसको 1 मिनट तक ले जाएंगे। अब इसके बाद हम आ रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन पे। दोनों पैरों को सामने हम रखेंगे। सबसे पहले हम जैसे सुखासन में बैठे हुए हैं। अब आराम से ये बहुत्रजा नाड़ियों का शोधन करता है, इसलिए यह आसन हमारे लिए बहुत अच्छा है। शोधन के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए इस आसन का प्रयोग नियमित करना चाहिए। ये हमने एड़ी को ले गए और हिप्स पे टच किया। दूसरा पैर हमारा घुटने के ऊपर आ गया। अब जो पैर हमारा ऊपर है और जिसका घुटना हमारा ऊपर की ओर है, उस पैर के अपोजिट डायरेक्शन का हैंड हमने ऊपर किया। उसकी एल्बो पे ध्यान दीजिए। उसकी एल्बो को हम घुटने के अपोजिट में लेकर जाएंगे। ये हमने घुटने को थोड़ा सा अंदर धक्का दिया, एल्बो को टच किया और हमने आराम से सामने हमारे अंगूठे को पकड़ लिया। दूसरा वाला हाथ जो फ्री था उसको पीछे से ले जाके पेट तक लिया है। शुरुआत में पेट तक ही लाना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घूमते हुए उसी हाथ की तरफ, जिस तरफ वो हाथ पेट की तरफ गया था, उसको हम देखना की कोशिश करेंगे। पोजीशन हमारी सीधी होनी चाहिए और इस पोजीशन में शुरुआत में हमको देर तक रुकना है, करीब करीब 30 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे देखिए किस तरह से हमको घुटने को धक्का देना है। अगर आपसे नहीं पकड़ा था आगे का पैर तो हम हाथ को इसे आशीर्वाद वाली मुद्रा में भी रख सकते हैं सामने, और पीछे वाले हाथ को देखते हुए पीछे हमको टर्न करना है। फ़ायदा इसमें भी आपको उतना ही मिलना है। अगर आपसे आगे हाथ से पैर नहीं पकड़ाता है, पंजे नहीं पकड़ाते हैं, तो अब आराम से पोजीशन को यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब धीरे धीरे पोजीशन होल्ड करने के बाद हमने हाथों को सीधा रखा और बैक जा रहे हैं। अब रिलैक्स हो जाएंगे। सेम पोजीशन दूसरे पैर से करेंगे। अब जो पैर ऊपर था वो पैर नीचे चला गया और जो नीचे था वो ऊपर आ गया। अपोजिट डायरेक्शन से हैंड को उठाएंगे और घुटने को टच करके घूम जाएंगे। बाद में धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो जो पेट पे हाथ आ रहा है उसे हम थाई को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी शुरुआती अभ्यास है तो उसके हिसाब से हमको शरीर का ध्यान रखते हुए किसी तरह से हमको शरीर को खींचना नहीं है, उस पर जोर नहीं डालना है, आरामदायक अवधि तक ही इसको करना है। फिर धीरे धीरे आपकी पोजीशन बन जाएगी तो फिर आप आराम से उसको देर तक कर पाएंगे। ये ध्यान रखना है। तो अब हम गोमुख आसन की तैयारी कर रहे हैं। गोमुख आसन देखिए, एक के ऊपर एक घुटना आ गया हमारा, और उसके बाद अब हमको क्या करना, जो हमारा पैर ऊपर है
जो हमारा पैर ऊपर है उसका हैंड जो है उसको हम उठाते हुए, पहले पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा, ठीक है, जितनी आपकी क्षमता उतना ही करिएगा। अब जो पैर ऊपर था वो वाला हाथ हमारा ऊपर गया और जो पैर नीचे था वो वाला हाथ हमारा नीचे की तरफ गया और हमने आराम से इसको लॉक कर लिया। कैसे लॉक किया देखने के लिए हम इसको टर्न कर लेते हैं अपने आप को। एड़ी को हमने टच किया बैक में और फिर हमारा हाथ, और हमने इसको लॉक किया। गर्दन हमारे सामने, अगर हाथ हमारा नहीं जा रहा तो उसको हमको ऊपर धक्का देना है। शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास करके करना है, एकदम से नहीं करना है। इसको हमने से टाइट पकड़ लिया और उसके बाद नज़रों को सामने रखा, फिर रिलैक्स हो गए। इस तरह से इसका अभ्यास करना है गोमुखासन का। गोमुखासन का भी नियमित अभ्यास करने से आपको पाचन में बहुत आपको सुविधा मिलेगी, वो सकारात्मक प्रभाव आपको नजर आएंगे। पर ये ध्यान रखिएगा इसका नियमित अभ्यास आपको करना होगा। अगर आप नियमित योगों का अभ्यास करते हैं तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और शुरुआत में आप 20-20 सेकंड से शुरुआत करेंगे, लेकिन बाद में इन आसनों को 1-1, 2-2 मिनट तक आपको करना है, तभी आपको इसका लाभ, जितनी ज़्यादा देर तक हम आसनों को कर पाएंगे उतना लाभ मिलेगा। अब हम जा रहे हैं बालासन में, पोजीशन वज्रासन की। और वज्रासन में हमको ये बैठ गए हम वज्रासन में, दोनों एड़ियाँ दूर दूर हो गई, पंजे पे हम पूरा बैठ गए। और आपको वज्रासन में ये एक मात्र आसन है, इसको खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। रात में जैसे ही आपका खाना हो जाए उसके बाद आप इस आसन में 5 से 10 मिनट बाद इस आसन में 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। लगातार इस आसन का खाना खाने के बाद अभ्यास करने से आपका पाचन तंत्र में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और पेट जो है हमारा वो बहुत अच्छे से पाचन कर पाता है। तो इस तरह से बैठ जाने से पाचन तंत्र में हमको बहुत लाभ मिलता है। एकदम खाना खाने के बाद हमको घूमना नहीं, इस तरह से हमको बैठना है, मोबाइल वगैरह नहीं चलाना है। अब बालासन में आ रहे हैं। हाथ को ऊपर से लाते हुए डाउन, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी सीधी, और आखिरी में आके सिर को टच करना है। ये बालासन की पोजीशन। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को हम पीछे की ओर ले जाएंगे। इसमें इस पोजीशन में ये आराम की पोजीशन भी है, आप 3 से 4 मिनट तक इस पोजीशन में रह सकते हैं। तनाव मुक्ति में बहुत आपकी मददगार है और तनाव पाचन को बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर है। इसलिए अगर आपको पाचन तंत्र को ठीक रखना है, शरीर को ठीक रखना है, तो आपके तनाव से अपने शरीर को मुक्त रखना होगा। आपका पेट आपकी थाई से दबेगा। सांस को छोड़ते हम नीचे जाएंगे, पहले सिर को टच करेंगे और हिप्स को उठाना नहीं, इसमें ये ध्यान रखना है, हिप्स नहीं उठना चाहिए, इसका हमको इसमें विशेष ध्यान रखना है। ये एक आरामदायक पोजीशन भी है, इसमें हम देर तक रुक सकते हैं। और आसनों में इसको बीच में इसलिए शामिल किया है कि आपको शुरुआत में किए हुए आसनों से थोड़ा आराम मिल जाए और आराम से इसको कर पाएंगे। अब इसके बाद हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम सुबह के समय आसन करते हैं तो हमारा पेट हमारा खाली ही होता है, लेकिन शाम के समय जब आसन करेंगे तो कम से कम खाना खाने और आसन करने के बीच में गैप होना चाहिए 2 घंटे का। पाचन तंत्र के सुधार के लिए मत्स्यासन। मत्स्यासन कैसे करना है, कई लोगों को जो मत्स्यासन है उसको करने में दिक्कत आती है, तो उनके हिसाब से पहले हम दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम आराम से जो हमारे एल्बो है, एल्बो को हम ज़मीन पे टच करेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड की एल्बो को ज़मीन पे टच किया, फिर राइट हैंड की एल्बो को हमने ज़मीन पे टच किया। फिर हमारे सिर का जो चोटी वाला हिस्सा होता है उसको हमको ज़मीन पे लाना है। तो अभी हम देखते हैं, पहले दोनों पंजों को भी हमने डाउन कर दिया और सिर को डाउन ले गए, लेकिन अभी सिर जाएगा नहीं, टच नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एल्बो से आगे की ओर जाना होगा। थोड़ा थोड़ा दोनों एल्बो पर हम आगे की ओर जाएंगे इस तरह से, और फिर सहस्त्रार्थ चक्र वाला जो हिस्सा होता है हमारा, जहाँ पर चोटी होती है, उस हिस्से को हमने ज़मीन पे टच कर दिया। पेट हमारा एकदम बिल्कुल पेट के नीचे, और पीठ के नीचे में जो हिस्सा है वहाँ पर गैप हो जाएगा कि एक हाथ पूरा निकल जाए, 2 हाथ इस तरह से आर पार निकल सकते हैं। इतना गैप हो जाएगा ज़मीन से कि हमारे दोनों हाथ उसके आर पार निकल सकते हैं, और हमारा पेट इस तरह ज़मीन से बीच में पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक कर्व बन जाएगा, पूरा गैप हो जाएगा। मत्स्यासन की पोजीशन, इस पोजीशन को हम कम से कम 4 से 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, एक आरामदायक अवधि तक, जितना आपका शरीर साथ देगा। शुरुआत में इसको हमको 30 सेकंड तक ही करना है,
फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए करना। जिनको गर्दन में प्रॉब्लम हो और जिनको स्पाइनल में कोई दिक्कत हो उनको ये आसन नहीं करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो इसकी मुख्य पोजीशन मत्स्यासन की, जिसको सभी जानते हैं, वो पद्मासन के साथ है। तो हमने ये पद्मासन लगा लिया। पहले जितना आपसे बन सके, शरीर को एकदम खींचना नहीं है, कहीं फोर्स नहीं लगाना है। मत्स्यासन हमको करने के लिए पद्मासन की पोजीशन में फिर एल्बो हम ज़मीन पे ले जाएंगे। पहले लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर सिर को टच करने के लिए उसी तरह से एल्बो को आगे की ओर जाएंगे और सिर का जो चोटी वाला हिस्सा है वो टच कर लिया। दोनों अंगूठे पकड़े, दोनों एल्बो ज़मीन पर टच कर देंगे, दोनों घुटने ज़मीन पर टच हैं। आरामदायक पोजीशन में आपको देर तक रुकना है। धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप गर्दन को और ज़्यादा अंदर तक ले जा सकते हैं। उठने का तरीका भी एल्बो के सपोर्ट से, एकदम से नहीं उठना है। 7वें नंबर पे सर्वांगासन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए किस तरह से हमको इस आसन को करना है। इसको जल्दीबाजी में नहीं करना है, ये लगातार अभ्यास के बाद किए जाने वाले आसनों में आता है। तो सबसे पहले हम नीचे लेट जाएंगे, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है उसको नीचे की ओर ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले किस तरह से कमर पे ध्यान दीजिएगा, कमर को कैसे हमको ऊपर की ओर ले जाना है। तो ये हमारी कमर को एकदम झटके से ऊपर की ओर नहीं ले जाना है, और जिनको कमर की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको ये आसन नहीं करना है। धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की ओर लिया। अब कमर पे फोकस कीजिए, धीरे से कमर को उठाया और दोनों पैरों को सीधा कर दिया। सर्वांगासन में शोल्डर स्टैंड भी इसको बोलते हैं। अभी हमने चीन को टच कर दिया है हमारे चेस्ट से, और एकदम पैर हमारे सीधे, एकदम पंजे ऊपर की ओर। ये हमारी सर्वांगासन की पोजीशन पूरी तरह से केवल हमारी गर्दन जो है उससे लेकर अगर पूरे शरीर को देखेंगे, पूरे शरीर को देखेंगे तो एल शेप बन जाता है। पूरी पैर हमारे ऊपर की ओर सीधे। फिर धीरे से हम नीचे आके आरामदायक अवधि तक इसको रखेंगे। चीन को टच करेंगे चेस्ट से, इसका हमको इसमें ध्यान रखना है। विपरीत करणी आसन और सर्वांगासन में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इन दोनों आसनों को मैंने साथ साथ में लिया ताकि इसके अंतर को भी स्पष्ट कर पाएँ। विपरीत करणी में क्या होता है कि चीन को हम दूर रखते हैं चेस्ट से। अभी जैसे चेस्ट से हमने बिल्कुल पास किया था, लगातार अभ्यास से आप धीरे धीरे ऊपर आएंगे। शुरुआत में एकदम ऊपर नहीं आ पाएंगे। अब हम विपरीत करणी आसन की पोजीशन, ये देखिए चीन हमारी दूर है, पैर हमारे सीधे, संतुलन बना के रखना है, कमर के यहाँ पे सपोर्ट रखना है हाथों का, और नीचे का पूरा जो पोर्शन है वो आरामदायक स्थिति में, सिर वाला पोर्शन ऊपर एकदम सीधे पैर हमारे, और ये विपरीत करणी आसन है। सर्वांगासन में हमने चीन को टच किया था, वो शोल्डर तक ऊपर उठे थे, और इसमें हमारे शोल्डर ज़मीन पर हैं और हमारा सिर जो है उसका चीन वाला जो हिस्सा है वो अलग था चेस्ट से। इसका हमको ध्यान रखना है। ये हम ऊपर जाएंगे तो उसमें ये देखिए सर्वांगासन में पूरी तरह से सीधे थे और चीन टच थी चेस्ट से। विपरीत करणी अभी आपने देखा उसमें चीन दूर थी, इसका ध्यान रखना है। छोटा सा अंतर है इसमें, लेकिन बहुत इसका हमारे पाचन तंत्र में बड़ा लाभ है। कैसे कमर को उठाना, एकदम से कमर को कोई भी नहीं उठाएगा। अभ्यास होने के बाद ही आपको कमर को धीरे धीरे करके फिर ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। झटके से इसको नहीं करना है, हमको धीरे करना है। लगातार अभ्यास होने के बाद ही हम इसको फिर कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं हलासन में। हलासन का भी लगातार अभ्यास होने के बाद ही हलासन में जाएंगे। धीरे धीरे पैर को पीछे ले गए, फिर हमारी जो कमर वाला हिस्सा है वो ऊपर आया, दोनों पैर ज़मीन पे टच। हल जो होता है, किसान जो हल का इस्तेमाल करते हैं उस पर हलासन है। घुटने हमारे मुड़े हुए नहीं होना चाहिए, घुटने एकदम टाइट होना चाहिए, और यहाँ कमर पे भी आप अपने हाथों से सपोर्ट दे सकते हैं, और इस तरह से दोनों हाथ नीचे भी रख सकते हैं। इस अवधि में आपको कम से कम शुरुआत में 30 सेकंड यहाँ कमर पे हाथ रख सकते हैं। 30 सेकंड शुरुआत में रुकना है। बाद में धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने के बाद इसको आप 2 से 3 मिनट भी कर सकते हैं। इससे पाचन तंत्र में बहुत अधिक फ़ायदा होता है। मोटापा हो जाता है, जो फैट पेट पे आ जाता है, उसको ठीक करने में भी बहुत लाभदायक है। इसके बहुत दीर्घगामी अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं पर लगातार अभ्यास करने से। हलासन की पोजीशन से धीरे से नीचे आएंगे, डाउन आएंगे। अब देखिए क्या होता है कि पूरे पैर मेरे जैसे ज़मीन पे चले गए, हो सकता है अभी आपके शुरुआत में इस तरह से ज़मीन पे नहीं जाएंगे, तो जितने पैर आपके जाएंगे उसको धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास करके आप फिर पूरे ज़मीन तक टच कर पाएंगे। अभी आपके हवा में रहेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कभी थोड़ा ऊपर रहेंगे, कभी पूरे जा पाएंगे। तो लगातार अभ्यास करने के बाद ही वो बिल्कुल ज़मीन तक आपके पैर जा पाएंगे।
इसका हमको ध्यान रखना है। इसमें एकदम से जिनकी गर्दन में प्रॉब्लम्स हैं उनको ये नहीं करना है, स्पाइनल में कोई समस्या उनको भी नहीं करना है, कमर दर्द है तो धीरे धीरे अभ्यास करके ही इसको हमको लगातार अभ्यास करना है। एकदम से इन आसनों को नहीं करना है, ये थोड़ा अभ्यास वाले आसन है। जो शुरुआत में आसन बताए थे उसको आप करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ ही आप कर पाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। हलासन है, विपरीत करणीय आसन है, सर्वांग आसन है, ये आपको लगातार अभ्यास से ही कर पाएंगे आप। अब हम पवन मुक्तासन में आ रहे हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं सुप्त पवन मुक्तासन में। सुप्त पवन मुक्तासन हमको किस तरह से करना है? सुप्त पवन मुक्तासन में जाने के लिए सबसे पहले शवासन में लेट जाएंगे, एक पैर को अंदर मोड़ेंगे, इसकी थाई से हमको पेट को दबाना है, इसका ध्यान रखना है। दोनों हाथों को लॉक किया हमने, उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर से थाई से पेट को दबाया, पंजों को डाउन किया, श्वास को छोड़ते हुए नाक को घुटने से टच कर दिया और इस अवस्था में होल्ड किया। शुरुआत में आपको 10 सेकंड 20 सेकंड तक इसको करना है। 10 सेकंड से अभ्यास करते करते 20 सेकंड तक जाना है। फिर आराम से श्वास को लेते हुए आप नीचे चले गए। इसी तरह से दूसरे पैर से हम उठाएंगे और थाई को जो हमने लॉक किया इससे अब पेट को दबाते हुए नाक को ऊपर उठाएंगे, नाक को टच करेंगे, पंजे हमारे डाउन रहेंगे। ये सुप्त पवन मुक्तासन की पोजीशन। गैस की जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए पवन मुक्तासन रामबाण इलाज है। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे, सेम प्रोसेस, दोनों पैरों को अंदर ले आएंगे एक साथ, इनको यहाँ पर लॉक करेंगे, घुटने के यहाँ पर लॉक करेंगे। ये देखिए घुटने के यहाँ पर हमने लॉक कर लिया। अब इसके बाद थाई से पेट को दबा रहे हैं, थाई से हमको ये लॉक देखिए कैसे करना है, उंगली के अंदर उंगली डालकर इस तरह से लॉक करना है और पेट को दबाना है थाई से। उसके बाद सांस को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और नाक को टच कर देंगे दोनों घुटनों के बीच में। यहाँ सांस को छोड़ के हमको यथासंभव जितनी हमारी शक्ति उतनी देर तक होल्ड करेंगे। बार बार इसका हम लगातार अभ्यास कर सकते हैं। जिनको गैस की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए ये बहुत कारगर है। इससे अपान वायु पूरी तरह से आपकी बाहर हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से नाक को टच रखना है और थाई से पेट पे धक्का देना है। आपकी एल्बो पहले जैसे दूर दूर होती है, जब आप धक्का देंगे तो एल्बो हमारी पास पास हो जाएगी, हमारा पावर लगेगा। ये देखिए ये पेट है हमारा, इससे थाई है, ये थाई से पेट को दबाना है। ये देखिए इससे धीरे धीरे हम प्रेशर डालेंगे और अभी एल्बो दूर दूर थी, अब ये एल्बो धीरे 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 हमारी पास हो जाएगी। ये देखिए पास हो गई और धीरे धीरे उसके बाद हमने प्रेशर को बढ़ाया और पंजों को डाउन किया। ये पंजे डाउन, श्वास को अभी ले रखा है, फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए हम ऊपर की ओर आते हैं। ये हमारा पवन मुक्तासन। अगला आसन हमारा पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन के लिए हमको ध्यान रखना होगा कि धीरे धीरे शरीर का अभ्यास बढ़ता है, लचीलापन बढ़ता है, तो ये हमारा बहुत आसानी से हो जाता है। पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, तन के बैठेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को लेते हुए छत को देखते हुए। छत को देखने से हमारा स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधा रहता है। सामने धीरे धीरे नज़र ले जाके दोनों अंगूठे पकड़ेंगे। शुरुआत में आपके अंगूठे पकड़ना ही एक बड़ा टास्क रहेगा, एकदम से अंगूठे आपके नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास करने से आपके अंगूठे पकड़ा जाएंगे। लेकिन लगातार अभ्यास करने से ही आप इस आसन में जा पाएंगे। एकदम शुरुआत में आपका ये आसन नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे हमको किस तरह से करना है इसका ध्यान रखते हुए दोनों पैर हमारे सामने की ओर हैं, ऊपर से हम आए, हमने ये अंगूठों को सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधा छत को देखते हुए अंगूठे हमने टच किए। अंगूठे टच करना ही एक पोजीशन शुरुआत में बनती है। फिर धीरे धीरे दोनों एल्बो ज़मीन पे और सिर हमारा दोनों घुटनों के बीच में टच करते हैं। सिर को यहाँ पर दोनों एल्बो हमारी ज़मीन पे रहती है। इस पोजीशन में आपको कम से कम शुरुआत में 30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे 10-10 सेकेंड का अभ्यास से बढ़ाते हुए इसको 1.5 मिनट तक लेकर जाना है। शुरुआत में आपके अंगूठे पकड़ाएंगे और अनेक लोगों के अंगूठे भी नहीं पकड़ाएंगे, तो धीरे धीरे अभ्यास से लचीलापन बढ़ेगा और फिर बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए धीरे धीरे पेट को पहले थाई से टच करना है, एकदम सिर को नीचे नहीं झुकाना है। ये पहले थाई से पेट को टच करिए, थाई वाले हिस्से से पेट को हम टच करेंगे और उसके बाद एड़ी को पकड़ते हुए भी हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, उससे हमको ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। और थोड़ा अभ्यास होने के बाद चीन को थोड़ा आगे निकाल के लगाने की कोशिश करेंगे, घुटने से भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास हो जाने के बाद, शुरुआत में एकदम से नहीं करना है,
ये अभ्यास के बाद ही पश्चिमोत्तासन हमारा बहुत आसानी से होने लगता है। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं लगातार इसका अभ्यास करता हूँ, इस कारण मैं आसानी से कर पा रहा हूँ। लेकिन जितना अभी आपसे बनेगा उतना नियमित अभ्यास आपको करना है। फिर धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे और हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब आसनों का जो हमारा जो सेट है, यहाँ तक हमने अभी आसान आसन जो किए हैं हमारे, और कुछ आसन हमने जो कठिन भी किए हैं, तो उनका भी लगातार अभ्यास से अपन कर सकते हैं। ज़्यादा कठिन आसन नहीं हैं, सारे आसन पाचन में बहुत मददगार हैं। अब शीर्षासन जो कि आसनों का राजा है, इसका उन्हीं लोगों को अभ्यास करना है जिनका कि लगातार योग अभ्यास करते हैं और गुरु की देख रेख में ही करना। दोनों हाथों को लॉक करेंगे, ऊपर सिर पे दोनों जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे टच करेंगे हथेलियों को, और इस तरह से यहाँ पर हमने लॉक किया। लॉक करने के बाद दोनों हाथ लॉक कर लिए नीचे, फिर हम सिर को लाएंगे, ज़मीन पे टच करेंगे। सपोर्ट देने के लिए हमको हाथ को रखना है। ये देखिए सपोर्ट दिया, और यहाँ पर हम धीरे धीरे पोजीशन लेंगे। इस पोजीशन में धीरे से हमने अपने आप को संतुलित किया और एकदम सीधे अपने आप को ऊपर की ओर ले गए। इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है। शीर्षासन की पोजीशन है और लगातार अभ्यास से ही हो सकती है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता के साथ इसको करना है। ये देखिए आप लगातार इसको, और लगातार अभ्यास होने के बाद 3 से 4 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये भी पाचन तंत्र में आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा आसन है। अनेक तरह के फ़ायदे इसके, अगर इसके फ़ायदे हैं तो इतने फ़ायदे हैं कि 2 पेज भी अगर लिखे जाएं तो कम हो जाते हैं। पर यह अभ्यास से ही आप इसको साध पाएंगे, नियमित अभ्यास के द्वारा ही साध पाएंगे। इसको बिना गुरु की देख रेख में आपको नहीं करना है, पहले इसको सीखना है, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। इसके अतिरिक्त सभी आसन आप कर सकते हैं, पर आप अगर इसको नियमित अभ्यास करेंगे तो आप शीर्षासन को भी कर पाएंगे। पाइल्स और कब्ज में बहुत लाभदायक मुद्रा अश्विन मुद्रा पे अब हम उसको सीखते हैं कि अश्विन मुद्रा हमको कैसे करना है। अश्विनी मुद्रा मतलब अश्व मतलब घोड़ा, तो ऋषि मुनियों ने उसे देखा कि उसके अंदर बहुत ताकत होती है, और ये ताकत उसके पास कैसे होती है, वो तो केवल घास खाता है, चने खाता है, तो इतना ताकतवर कैसे होता है। तो उसके पीछे का जो उन्होंने रीज़न समझ में उनको आया वो था कि वो अश्विन मुद्रा लगातार एक मुद्रा करता रहता है, वो अपने गुदाद्वार को संकुचित और प्रसारित करता रहता है, इससे वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं हमारे शरीर में। हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वहाँ पर कुंडली जागरण में भी मददगार होता है, क्योंकि सुप्त अवस्था में कुंडली वहीं पर होती है और फिर धीरे धीरे वहाँ से कुंडली जागृत होना शुरू होती है। पर हम अभी उस पर नहीं जाते हुए हम उसको सीखते हैं कि जैसे मूलाधार जो चक्र होता है हमारा गुदाद्वार जो होता है वहाँ पर, अब अन्य भी एक्सरसाइजेस हैं लेकिन वो कहीं कोई भी एक्सरसाइज हमारे गुदाद्वार पे इफ़ेक्ट नहीं करती है, लाभ नहीं पहुंचाती है। लेकिन योग में अश्विनी मुद्रा है जो गुदाद्वार पे जो रोग हो जाता है, पाइल्स हो जाता है या अन्य कोई रोग हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने में मददगार है। तो कैसे हमको करना है, हमको सामान्य सांस रखते हुए संकुचन प्रसारण, संकुचन प्रसारण, गुदाद्वार को संकुचित करेंगे, प्रसारित करेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे। पहले सांस को सामान्य चलने देंगे, संकुचन और प्रसारण, गुदाद्वार को अंदर की ओर खींचना और छोड़ना। ज़्यादा फोर्स से इस कार्य को नहीं करना है। शुरुआत में 20, फिर 30, फिर 50 तक, फिर 100 तक। संकुचित, प्रसारित, संकुचित, प्रसारित। गुदाद्वार जहाँ से हम मल को त्यागते हैं उस स्थान को हमको संकुचित और प्रसारित करना है। इसका लगातार अभ्यास करने से कभी भी हमको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर हो गई है तो वो जड़ से ठीक हो जाती है, क्योंकि मस्से वाले हिस्सों पर जो रक्त संचार है उसको नियंत्रित करके और संकुचित करके उसका नियंत्रण करके पाइल्स के रोगों में जो वहाँ पर फोर्स लगने के कारण रोग हो रहा है, जो गुदाद्वार में फोर्स लगने के कारण हो रहा है, उसको ये व्यवस्थित करता है। सभी तरह की उसकी जो जितनी भी दिक्कतें हैं उसको ठीक करता है। स्पाइनल कॉर्ड इसमें सीधा रखना है, इसका ध्यान रखना है कि सीधा हमको सुखासन में एकदम सीधा बैठना है, उसके बाद ही इस अभ्यास को हमको करना है। इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। गुरुओं की देखरेख में ही आपको इस अभ्यास को करना है। योग जो है वो आपको नियमित तभी फ़ायदा देगा जब हमको नियमित करेंगे,
और उसको लगातार अभ्यास करेंगे, देर तक अभ्यास करेंगे। खान पान पे भी हमको ध्यान देना होगा। जैसे हमारे खान पान में मिर्च मसाला अधिक है, तला गला अधिक हम खाते हैं, बेसन मैदा अधिक मात्रा में यदि हम खाते हैं तो हमारे शरीर का पाचन को नुकसान देगा। अर्ध हलासन, अभी जो हमने मुद्राएं देखी तो अर्ध हलासन में तो बीचों बीच पैर को रखना, दोनों पैरों को सीधा रखना। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस पोजीशन में उसको देर तक रख पाएँ, लेकिन इसके लिए हमने एक आरामदायक रिसर्च करके आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इसको देर तक कर सकते हैं। तो आप वाल का सहारा लेके इसको देर तक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उदर प्रदेश में और आपके पेट वाले हिस्से में रक्त बिल्कुल डाउन आपके पेट की तरफ एकत्रित होने लगेगा और वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। देखिएगा ध्यान से, दीवार के सहारे हम हिप्स को पहले टच कर लेंगे, उसके बाद दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे। कई लोगों के घुटने एकदम सीधे नहीं हो पाते हैं, दीवार के सहारे वो भी अपने घुटनों को सीधा कर पाएंगे और दोनों पंजों को डाउन अपने पेट की तरफ, दोनों पैरों में हल्का सा गैप, दोनों पैर दीवार के सहारे हमने ले लिया। इस अवस्था में हम 5 मिनट तक रुक सकते हैं। यह अवस्था पीसीओडी में भी बहुत फ़ायदेमंद है, यौन रोगों में बहुत फ़ायदेमंद है और सबसे बड़ा कि पाचन तंत्र में इसका बहुत लाभ होता है। पूरा ब्लड हमारा मिडिल हिस्से में इकट्ठा हो जाता है और जो कि हमारे पाचन के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे लगातार अभ्यास से। इसको हम 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि इसमें आपको आप जो पेट को जो अगर आप पैरों का आप सामने रख के जो अर्ध हलासन की पोजीशन है जब वो करते हैं तो पेट में वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उसको देर तक नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट हवा में उसको देर तक नहीं कर पाते हैं। हवा में देर तक नहीं होने के कारण दिक्कत आती है। ये शवासन की पोजीशन, आराम से लेटकर पूरी बॉडी को शिथिल कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे, हथेलियाँ हमारे आसमान की ओर, आंखें बंद। फिर इसमें आराम से उठते हुए हम बैठ जाएंगे। इस तरह ये नियमित अभ्यास है जो आपके पाचन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको ध्यान रखना है, पानी अधिक मात्रा में पीना है, साथ ही पपीते का सेवन नियमित करना है। पपीते का नियमित सेवन करने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि पपीता आपके पाचन के लिए बहुत लाभदायक है। और 8 से 9 गिलास आपको पानी लगातार पीना है। इससे ज़्यादा पानी आप 10-12 गिलास तक जा सकते हैं, अधिक मात्रा में पानी भी नहीं पीना है। और आपने भोजन किया तो भोजन के बीच में सब्जियों का रस या सूप को पीने की आदत डालिए। एकदम भोजन करने के बाद हम टहलने की जो आदत है उसको बचना होगा। थोड़ा सा रुक के फिर टहलना है हमको, 15 से 20 मिनट रुकना है फिर टहलना है, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो पाचन के लिए पेट की जो मांसपेशियां हैं पेट के अंदर जो आते हैं वो सब काम करने लगती हैं, जठराग्नि काम करने लगती है। लेकिन अगर हम घूमने लगते हैं तो सारा ध्यान हमारा पैरों की ओर चला जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। पपीते का नियमित सेवन, पानी का, और आपको मैदे, बेसन, मिर्ची, मसाले इन सब से बचना होगा। आपकी जुबान जिन चीज़ों को पसंद करती है उन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। आपको मिठाई से, आपको मावे से और जितने भी फास्ट फूड हो गए हैं उन सब से आपको मोह त्यागना होगा। और लगातार आपको फलों का सेवन करना होगा। जितना आप फलों का सेवन करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये ध्यान रखना है कि नियमित आपको योग अभ्यास करना है। जैसे हम मंजन रोज करते हैं, स्नान रोज करते हैं, उसी तरह से हमको नियमित योग भी करना है। इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। और ध्यान साथ में अगर हम जोड़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी तरह के पाचन तंत्र में गड़बड़ी का एक बहुत बड़ा कारण है वो है तनाव। तो तनाव प्रबंधन के लिए नियमित प्राणायाम कौन कौन से करना है पाचन में, वो मैं आपको आगे एक वीडियो बना के उसका भी मैं आपको डाल दूंगा। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत लाभदायक होगा। थोड़ा थोड़ा पानी रेगुलर आपको बीच बीच में लेते रहना है। और आपको सुबह और रात में गर्म पानी पीना है। और आप तांबे के पात्र में अगर पानी रख के पीते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और रात में भोजन करने के बाद वज्रासन जो मैंने आपको बताया था उसका आपको नियमित अभ्यास करना है। छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उस पर ध्यान देना होगा। अगर हमारा पेट नियमित साफ नहीं होता है तो योग गुरु के देखरेख में योगासन का अभ्यास सीखिए, आयुर्वेदाचार्य को दिखाइए, डॉक्टर्स को दिखाइए, उनकी दवा के साथ साथ में नियमित योग अभ्यास करिए। तो किसी भी तरह की आपके पाचन की गड़बड़ी को आप ठीक कर सकते हैं। और सबसे जो प्रमुख बात है वो लगातार हमारी दैनिक दिनचर्या रात में हम लेट सोएंगे और सुबह अगर हम जल्दी जागेंगे, या रात में हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, रात में मोबाइल के कारण हम 3 बजे तक 2 बजे तक जाग रहे हैं और फिर सुबह हम उठ रहे हैं 9 बजे तक 10 बजे तक, तो इससे हमारी रूटीन पूरी तरह से प्रभावित होता है।
और इसका नकारात्मक प्रभाव हमको प्राप्त होता है। तो डेली आपको जल्दी उठना है और नियमित योग अभ्यास करना है और उसके साथ साथ में तनाव से बचना है और क्या खा रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा तेल का, बहुत ज़्यादा घी का, बहुत ज़्यादा तड़का लगा हुआ खाना आपको नहीं खाना है। गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना है। कई सब्जियां हैं जो आपको पता है कि उनका अपने को सेवन नहीं करना है और जो आपके लिए लाभदायक है आपको वो ही खाना है। रेशेदार आपको सब्जियां खानी हैं और उसके अलावा आपको साबुत जो आपका भोजन होता है, रोटी होती है, उसका आपको सेवन करना है। साथ ही आप एलोवेरा का जो जूस होता है उसका नियमित सेवन कर सकते हैं और अगर आपको खूनी बवासीर है तो सेब के सिरके के साथ 1 चम्मच डालकर दिन में 2 से 3 बार उसको पी सकते हैं। जैतून के तेल से रक्त वाहिकाओं सूजन कम करने में बहुत फ़ायदा होता है, तो जैतून का तेल उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। आयुर्वेदिक औषधि के रूप में नारियल की जटाओं को जलाकर बना लें और उसको छान कर उसको ताज़े मट्ठे में मिलाकर खाली पेट नियमित अभ्यास करने से भी आपको बहुत लाभ होता है। और एक जो बड़ा लाभ है वो आपको छाछ का सेवन नियमित करने से भी आपको प्राप्त होगा। खूनी बवासीर अगर आपको हो गई है तो जीरे को भूनकर मिश्री के साथ पीस लें और 2 से 3 बार 1-2 ग्राम मात्रा में मट्ठे के साथ लें। यह आपको बहुत जल्दी लाभ पहुंचाता है। 1 गिलास छाछ में थोड़ा अजवाइन पाउडर और 1 चम्मच काला नमक मिलाकर रोज़ाना दोपहर आप खाने में सेवन कर सकते हैं। झुक के खाना नहीं खाना, इस तरह से नहीं बैठना आपको। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर ही आपको बैठकर खाना खाना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना है, शांतिपूर्वक भोजन करना है। आपको 32 बार भोजन को चबा कर करना। आप जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ज़्यादा आपके आंतों को कम काम करना होगा। कम काम अगर आपके आंतों को करना होगा तो आपका पाचन उतना अच्छा होगा। जल्दी जल्दी आप खाएंगे तो बड़े बड़े कोर अंदर जाएंगे, पाचन में दिक्कत आएगी और आंतों को ज़्यादा काम करना होगा, फिर उसके पचने में भी दिक्कत आएगी। तो पाचन उसका जब भी ठीक रह सकता है जबकि हम नियमित जो हम भोजन कर रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में करें और देर तक चबा के करें, क्योंकि आपका मुख से ही पाचन तंत्र शुरू हो जाता है। आप जैसे ही भोजन लेते हैं और आपका दांत उसको चबाना शुरू कर देते हैं, वहीं से पाचन तंत्र की क्रियाएं शुरू हो जाती है और जितना बारीक आप पीस पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, आपके पेट के लिए उतना अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद जब आपका लिक्विड में ही आपका भोजन अंदर जाएगा तो आपके आंतों को कम काम करना पड़ेगा और उनके पाचन में भी आपको मदद मिलेगी। आपके पाचन में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। कहीं भी आपने बाहर भी जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके भोजन में आपको ऐसे पदार्थों को सेवन नहीं करना है जिनके पाचन में आपको दिक्कत होती है। तला गला भोजन आपको नहीं करना है और किसी भी ऐसा भी नहीं करना है कि 1-2 दिन कर लेने से क्या होता है। अगर आपको परेशानियां आने लग गई हैं तो उसका समाधान करना होगा। 40 की उम्र के बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो उस टाइम पे भी अपने पाचन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पाचन तंत्र ठीक होगा तो पूरे शरीर में पोषण प्राप्त होगा। पोषण प्राप्त होगा तो आपका शरीर बहुत अच्छा, ऊर्जावान और कांतिपूर्ण दिखेगा और ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसका हमको ध्यान रखना है। आपको कहीं पर भी, जैसे आप अगर बैठे हैं तो लगातार ज़्यादा देर नहीं बैठना है। अगर हम एक ही स्थान पर ज़्यादा देर बैठते हैं तो उसके कारण भी हमको पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। कठोर स्थानों पर नहीं बैठना है और लगातार थोड़ी देर बैठ के फिर आप चलने लग जाएं, फिर वापस बैठें। लगातार एक ही स्थान पर नहीं बैठना है। और आपका अगर पाइल्स मतलब खूनी है और बाद में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो डॉक्टर को उसको दिखाएं। पाइल्स का अगर सही समय पे इलाज नहीं होता है तो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो कैसे हमारी दैनिक दिनचर्या को हम ठीक करें, नियमित योग करें और तनाव से बचें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।